हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अभी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 10th डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स यानी कि जो सिविक्स वाला पार्ट है उसकी बुक का चैप्टर 1 पावर शेयरिंग का लास्ट पार्ट देखने वाले हैं। वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, मतलब पावर हमें शेयर करनी ही क्यों चाहिए, और फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ये वाला पार्ट हम देखेंगे और इसके साथ हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा ताकि और वीडियोस आपको देखने को मिलते रहें। वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्या है। दस टू डिफरेंट सेट ऑफ रीजंस कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। देखिए, दो बेसिकली रीजंस हमें इस चैप्टर में बताए गए हैं कि पावर शेयरिंग के दो इंपॉर्टेंट रीज़न क्या होते हैं। पहला ये है कि पावर शेयरिंग अच्छी होती है क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी को कम कर देती है। मतलब देखिए, दो अलग अलग ग्रुप्स थे, जैसे कि श्रीलंका में हम लोगों ने देखा कि सिंहाला स्पीकिंग लोग हैं और तमिल स्पीकिंग लोग हैं। उन लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आया, दिक्कतें आई क्योंकि उन्होंने पावर शेयर नहीं करी। सिंहाली लोगों ने कहा कि हम 74% है और हम दूसरों के साथ पावर शेयर करेंगे नहीं। तो क्या हुआ, देश में दंगे हुए, बहुत बुरी हालत हुई। तो पावर शेयरिंग अगर वो लोग कर देते, पावर डिवाइड कर देते, तो उससे क्या होता, भाई सिंहाली भाषा को आपने नेशनल लैंग्वेज बनाया था तो तमिल को भी आप लोग स्टेटस दे देते, कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे कि बेल्जियम में हुआ, बेल्जियम में उन्होंने डच, फ्रेंच, जर्मन सारी भाषाओं को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया और इक्वल रिस्पेक्ट दी, तो वो देश अच्छे से चला और वहाँ पर यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर भी बना। तो फ़ायदा होता है पावर शेयरिंग से कि देश में दिक्कतें नहीं आती। कॉन्फ्लिक्ट से क्या होता है, जब भी दिक्कतें आती हैं तो वायलेंस होती है, दंगे होते हैं, देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, सरकार अच्छे से काम नहीं कर पाती। इसलिए पावर शेयरिंग एक काफ़ी समझदारी वाला तरीका है जिससे पॉलिटिकल ऑर्डर देश में बना रहता है, दंगे नहीं होते, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी बनी रहती है। अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी अपनी अपनी चलाएगा माइनॉरिटी कम्युनिटी पे, तो शॉर्ट रन में तो अच्छा लगेगा कि अच्छा 74% लोग हैं तो ये तो भाई अपना अपनी चला लेंगे और हर चीज़ अपने कंट्रोल में कर लेंगे, बट लॉन्ग रन में ये काम नहीं करता है। जो लोग दब रहे हैं ना, जिसको आप जितना ज़्यादा दबाओगे वो उतनी ही तेज़ी से वार करेगा। ये हमने हिस्ट्री से, इतिहास से यही देखते हम आ रहे हैं। इसलिए कभी भी किसी कम्युनिटी को दबाना नहीं चाहिए और पावर इक्वली शेयर करके देश अच्छे से चलता है। ये हम लोगों ने हर केस में देखा है और देश की यूनिटी, एकता बनी रहती है। टायरनी यानी कि अत्याचार जो होता है मेजॉरिटी का, इज़ नॉट जस्ट ऑप्रेसिव फॉर माइनॉरिटी, इट ऑफन ब्रिंग्स डाउन टू द मेजॉरिटी एज वेल। अब भाई देश में दंगे होंगे तो ऐसा तो है नहीं सिर्फ माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग मरेंगे, मेजॉरिटी कम्युनिटी के भी मरेंगे। जब श्रीलंका में दंगे हुए तो सिर्फ सिंहाली भाषा बोलने वाले लोग ही मतलब हावी नहीं हो गए तमिल्स पर, तमिल्स ने भी मारा काफ़ी सिंहाली स्पीकर्स को। तो इस तरीके से देश में दंगे होते हैं तो सबका नुकसान होता है। अब देखो, ये कार्टून में हम लोग को जर्मनी की प्रॉब्लम्स के बारे में बताया गया है, ग्रैंड कोलिशन की, कि भाई उन्होंने एक क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी है जर्मनी में और एक है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। इन लोगों के हिस्टोरिक राइवल रहे हैं। अब ये लोग साथ में काम कैसे करेंगे, किसी को भी क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली थी 2005 में, तो अलग अलग पोजीशन ले रहे थे, बट स्टिल जॉइंटली रन द गवर्नमेंट। भले दिक्कत आ रही थी बट फिर भी उन्होंने साथ मिल करके चलाई सरकार। तो इस तरीके से जो डेवलप्ड देश हैं या फिर जो देश अच्छा कर रहे हैं वो इसीलिए ही कर पाते हैं, अच्छा देश आगे बढ़ पाता है जब लोग सबको साथ में लेकर के चला जाता है। तो एक पॉइंट हमारा क्या हो गया, पावर शेयरिंग अवॉइड करता है कॉन्फ्लिक्ट को, प्रूडेंशियल है, समझदारी भरा है कि भाई आप दंगे करोगे देश में तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। तो पावर शेयरिंग एक समझदारी भरा तरीका है देश को सही तरीके से चलाने के लिए। दूसरा क्या होता है, द सेकेंड डीपर रीजन वाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसीज, क्योंकि पावर शेयरिंग इज द बेसिक एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग इज स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। भाई डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि सत्ता में जो इंसान बैठा हुआ है उसको देश के सारे नागरिक चुनेंगे, जो 18 साल से ऊपर है ना। हर देश में अलग अलग कंडीशन होती हैं, बट बेसिकली यही होता है ना कि डेमोक्रेटिक रूल में पावर शेयरिंग होती है उन लोगों के साथ जो कि पावर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। और मतलब देखो, पूरी हर किसी की लाइफ पर देश में क्या चल रहा है उसका इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। पावर शेयरिंग से क्या होता है, एक तो कॉन्फ्लिक्ट बच जाता है और भाई डेमोक्रेसी का ट्रू एसेंस है पावर शेयर करना, ट्रू स्पिरिट है डेमोक्रेसी की। तो लोगों से कंसल्ट करना चाहिए कोई भी देश में अगर चीज़ से काम हो रही हैं तो, और इससे क्या होता है, सिटीजन गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी बनी रहती है, मतलब कि गवर्नमेंट सही काम कर रही है अगर वो सही तरीके से लोगों से कंसल्ट करके काम करती है। तो लेट अस कॉल
फर्स्ट रीज़न भी प्रूडेंशियल। प्रूडेंशियल का मतलब होता है समझदारी भरा है कि भाई पावर शेयर करोगे तो दिक्कतें नहीं आएंगी। सेकंड मॉरल है। मॉरल है का मतलब है कि भाई हमारे अंतरात्मा से आवाज़ आती है कि पावर शेयर करना डेमोक्रेसी की ट्रू स्पिरिट है, तो पावर शेयर करनी चाहिए। प्रूडेंशियल रीज़न स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम। तो प्रूडेंशियल समझदारी भरा जो रीज़न हम देते हैं वो उससे हमें समझ में आता है कि पावर शेयरिंग अच्छा रिजल्ट लेकर के आती है। मॉरल रीज़न ये कहता है कि द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग इज़ वैल्यूएबल। पावर को बांटना ये काफ़ी कीमती चीज़ है। तो एनिट जो कि डच मीडियम स्कूल में पढ़ती है बेल्जियम में, और वहाँ पे काफ़ी सारे फ्रेंच स्पीकिंग स्टूडेंट भी हैं जो कि फ्रेंच में अपनी एजुकेशन लेना चाहते हैं। सेल्वी जो है वो नदन श्रीलंका में पढ़ती है और वहाँ पे तमिल स्पीकिंग बच्चे हैं बहुत सारे, बट फिर भी उनको सिन्हाली में पढ़ाया जा रहा है। तो आप बताओ कि कहाँ पर ईजिली एक स्कूल में दोनों भाषाओं में पढ़ाया जा सकता है, तो वो है डच, नेदरलैंड्स, बेल्जियम में। बेल्जियम में दोनों भाषाओं में पढ़ाया जा सकता है क्योंकि वहाँ के कानून में लिखा हुआ है। श्रीलंका में लिखा हुआ था पहले कि भाई सिर्फ सिन्हाली, वो लोग कहते हैं कि अभी सब ठीक हो गया है, बट ऐसा नहीं है। श्रीलंका में अभी भी काफ़ी दिक्कतें हैं। तो बेल्जियम में दोनों डच और फ्रेंच भाषा में पढ़ाया जा सकता है। इवन जर्मन भाषी लोग जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट में लोकल लेवल पे जर्मन भाषा में भी पढ़ाया जाता है। अब आता है खलील्स डायलेमा। तो इसमें हम लोगों ने जैसे बचपन में सुनी है या आप लोगों ने सुनी है पता नहीं, विक्रम और वेताल की कहानी। उसमें क्या होता है कि विक्रम होता है और विक्रम के कंधे पे बैठा होता है वेताल। विक्रम से वेताल चलने की कंडीशन, विक्रम को वेताल को ना किसी एक जगह पर लेकर के जाना होता है, बट कंडीशन वेताल ये रखता है कि मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा और उस कहानी के लास्ट में ना एक क्वेश्चन होगा। अगर उस क्वेश्चन का तुम्हें आंसर आता होगा तो तुम्हें देना पड़ेगा, और अगर जैसे ही तुम मुँह खोलोगे तभी मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। तो इस तरीके की कुछ है, मतलब सर कब फोड़ता है वो, जब उसको अगर विक्रम को आंसर आता है तब भी विक्रम आंसर ना दे तो वेताल उसका सर फोड़ देगा, और अगर विक्रम ने मुंह खोला तो वेताल फिर से भाग जाएगा वापस, फिर से विक्रम को लाना पड़ेगा। इस टाइप की स्टोरी है। तो देखो इसमें क्या है, विक्रम जो है मोटरसाइकिल चला रहा है, वेताल उस पर वॉज पिलियन ड्राइवर, मतलब वेताल उसके पीछे बैठा हुआ है। तो विक्रम आगे चला रहा है और वेताल उसके पीछे बैठा हुआ है। अब वेताल जो है उसकी बात करने की आदत है, कहानी सुनाने की आदत है। तो वेताल कहता है कि भाई रास्ता बहुत लंबा है और चलो कोई कहानी शुरू करी जाए। तो कहानी सुनाता है कि बेरूत का शहर है जिसमें खलील नाम का एक पर्सन रहता है। एक मैन है खलील जो कि बेरूत में रहता है। बेरूत है लेबनान की कैपिटल। उसके पेरेंट्स अलग अलग कम्युनिटीज़ से आते हैं। उसके जो फादर हैं वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हैं और मदर जो है वो सुन्नी मुस्लिम हैं। आज का जो कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, मतलब लोग अलग अलग सब जॉब्स करते हैं और सब अलग अलग रिलीजन्स में अलग अलग धर्मों में शादी कर लेते हैं। तो लेबनान में कैपिटल में बेरूत में इस तरीके का होता है। तो साथ में इंटरमिंग होकर के रहते हैं। येट उन्होंने लड़ाई करी है, सिविल वॉर, मतलब लेबनान में काफ़ी समय पहले काफ़ी ख़राब दिक्कतें थीं, उसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी दंगे हुए थे देश में। तो खलील के अंकल जो हैं उस वॉर में, खलील के अंकल की उस सिविल वॉर में डेथ भी हो गई थी। जब इस सिविल वॉर का एंड हुआ था तो लेबनान के लीडर साथ में आए थे और उन्होंने कुछ बेसिक रूल्स जो है पावर शेयरिंग के बनाए थे कि डिफरेंट कम्युनिटी में कैसे कैसे रूल्स चलेंगे, क्योंकि लेबनान में काफ़ी अलग अलग टाइप के क्रिश्चियंस हो रहते हैं, अलग अलग टाइप कम्युनिटीज़ होती हैं मुस्लिम की, मतलब धर्म के बीच में ही, जैसे हिंदुइज्म में जातियों में बंटवारे होते हैं, इसी तरीके से अलग अलग धर्मों में अलग अलग कम्युनिटीज़ के डिवीजन होते हैं। जैसे कि कंट्री का जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक मतलब कानून बनाया कि भाई कंट्री का जो प्रेसिडेंट होगा वो मैरोनाइट सेक्ट ऑफ कैथोलिक क्रिश्चियन होगा। मतलब कंट्री का प्रेसिडेंट सिर्फ इसी उससे हो सकता है, ये एक मैरोनाइट सेक्ट होता है, डिवीजन होता है कैथोलिक क्रिश्चियंस का। प्राइम मिनिस्टर सुन्नी मुस्लिम होगा, डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो है वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन होगा और स्पीकर जो है वो शिया मुस्लिम होगा। ये पैक्ट बनाया गया था और ये भी एग्रीमेंट हुआ था कि क्रिश्चियंस मदद नहीं मांगेंगे फ्रेंच से, और जो मुस्लिम्स हैं वो यूनिफिकेशन नहीं करेंगे सीरिया से, क्योंकि सीरिया लेबनान के बगल वाला, जैसे कि यहाँ पे ये लेबनान ऐसे करके और इधर ऐसे करके सीरिया है। तो जो वहाँ के मुसलमान थे लेबनान के, वो चाहते थे कि भाई सीरिया से मिल जाए। तो इनमें एग्रीमेंट बना कि जो क्रिश्चियन लोग हैं वो फ्रांस से मदद नहीं मांगेंगे और जो मुसलमान हैं वो कभी सीरिया से मदद नहीं मांगेंगे या फिर सीरिया के साथ जुड़ने की बातें नहीं करेंगे। तो ये एग्रीमेंट उस समय तक के लिए तो ठीक चला, क्योंकि उस समय क्रिश्चियन और मुसलमान दोनों बराबर बराबर पॉपुलेशन में थे। बट समय के साथ साथ मुस्लिम्स की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर बढ़ गई, मुस्लिम सब क्लियर मेजॉरिटी में हैं। तो खलील ये सोच रहा है कि भाई
कोई अगर मैन पॉपुलर है, कोई आदमी है जो सब सारी कम्युनिटीज़ में पॉपुलर है, वो देश का प्रेसिडेंट बनना चाहे तो वो नहीं बन सकता। अब खलील तो देखो, उसके फादर जो है वो क्रिश्चियन है, उसकी मदर मुस्लिम है, तो वो किस कम्युनिटी में जाएगा, और वो खुद को किसी कम्युनिटी का मानता नहीं है, वो तो इंडिपेंडेंट रहना चाहता है। तो खलील सोचता है कि दुनिया के बाकी देश में, नॉर्मल डेमोक्रेसीज़ में तो भाई कोई भी कोई सी भी पोजीशन होल्ड कर सकता है, बस उसे पॉपुलर होना है लोगों में, बट लेबनान में ऐसा नहीं है। तो भाई वो चाहता है कि काश लेबनान में भी ऐसा होता। बट जो ये एग्रीमेंट हुआ था कि भाई इस कम्युनिटी का प्रेसिडेंट रहेगा, इसका प्राइम मिनिस्टर अलग अलग कम्युनिटीज़ के रहेंगे, तो उससे देश में थोड़ी शांति है। बट खलील को ये पसंद नहीं आ रही ये चीज़ कि भाई ऐसा है तो भाई मैं जो बनना चाहूँ मैं वो नहीं बन सकता, दुनिया में तो ऐसा नहीं होता, सिर्फ लेबनान में क्यों होता है। ये द स्टोरी वॉज नॉट फिनिश्ड बट दे हैड रीच द टीवी टावर। स्टोरी ख़त्म नहीं हुई थी बट टीवी टावर पर वो लोग पहुँच गए जहाँ पर वो रोज़ रुकते थे। वेताल ने क्विकली रैप अप किया और पूछा, विक्रम, इफ़ यू हैड द पावर टू रीराइट द रूल्स इन लेबनान व्हाट वुड यू डू। तो भाई अगर तुम्हारे पास दोबारा से लिखने की ताकत होगी लेबनान का रूल, तो तुम क्या लिखोगे, ऐसा वेताल ने विक्रम से पूछा। क्या तुम जो चल रहा है वही चलने दोगे या फिर सब कुछ बदल दोगे, है ना। तो इस तरीके से वेताल डिड नॉट फॉरगेट टू रिमाइंड विक्रम ऑफ द बेसिक फैक्ट, इफ़ यू हैव एन आंसर इन द माइंड एंड येट डिड नॉट स्पीक योर मोबाइल विल फ्रीज एंड सो विल यू। तो वो कहता है अगर तुम्हारे दिमाग में आंसर है, वेताल विक्रम से कहता है अगर तुम्हें आंसर पता है इसका कि तुम रूल चेंज करोगे तो क्या करोगे, नहीं चेंज करोगे तो क्यों नहीं करोगे, ऐसा रखोगे, अगर इसका आंसर तुम्हारे पास है तो तुम्हें आंसर देना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी बाइक भी रुक जाएगी और तुम भी जम जाओगे। तो इस टाइप की स्टोरी थी। तो बेसिकली हमें यह बताया गया है कि किस तरीके से लेबनान में पावर को शेयर किया तो वहाँ की सिविल वॉर रुक गई और चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक हो गई। अब आता है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, कि पावर किस किस तरीके से शेयर की जाती है। तो पावर शेयरिंग का आइडिया जो है एमर्ज्ड इन अपोजिशन टू द नोशंस ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। पावर शेयरिंग का मतलब है कि भाई पहले पावर एक के पास रहती थी, बट फिर अब ये सोचा गया कि पावर एक के पास कंसंट्रेटेड रहेगी तो वो पावर का गलत इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए पावर को अलग अलग ऑर्गन्स में बांटा जाना चाहिए। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इस पार्ट से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वॉज बिलीव दैट ऑल पावर, बहुत लंबे समय तक ये सोचा जाता था कि एक ही इंसान के पास या फिर कुछ ग्रुप के पास पावर रहेगी तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, डिसीजन अच्छे से लिए जा सकेंगे। जैसे कि पहले राजे महाराजों का रूल होता था कि भाई राजा जो कहेंगे वही ठीक होगा, बट अब ये माना जाता है कि एक इंसान की सोच पर सब कुछ निर्भर नहीं करना चाहिए और लोगों द्वारा चुना हुआ हमारा नेता होना चाहिए, कि पावर जो है वो बटी हुई होनी चाहिए ताकि एक इंसान ऑल पावरफुल होकर के अत्याचार ना करने लगे, है ना। बट दीज नोशन हैव चेंज। ये वाली डेमोक्रेसी ने हमारे कह दिया डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हमारा जो नेता है वो सारे के सारे लोग मिलके चुनते हैं और वो नेता आगे बढ़ करके हमारे लिए पॉलिसीज़ बनाता है। तो वन बेसिक रूल जो है डेमोक्रेसी का कि सारी की सारी जो पॉलिटिकल पावर है ना उसका सोर्स क्या है, लोग ही हम लोग ही अपने नेता को चुनते हैं और हम ही उन्हें पावर देते हैं। यही डेमोक्रेसी का बेसिक रूल है। इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो हम लोग इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट जैसे कि हमारे वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हैं उससे हम लोग खुद को रूल करते हैं। एक अच्छी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो रिस्पेक्ट देती है अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को और सबके व्यूज़ को ध्यान में रखा जाता है और सबके लिए काम किया जाता है एक अच्छी डेमोक्रेसी में। एवरीवन हैज़ अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिटिक्स। तो देश में पॉलिटिक्स क्या चल रही है हर एक इंसान की उसमें से होती है। देयरफॉर इट फॉलोज दैट डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एज मैनी सिटीजन एज पॉसिबल। तो डेमोक्रेसी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पावर बांटी जाती है, तभी तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, बहुत सारे मिनिस्टर होते हैं, फिर अलग अलग स्टेट में चीफ मिनिस्टर होते हैं, फिर बहुत सारे MLAs होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे MPs होते हैं सेंटर में, तो बहुत ही सारे लोगों के पास पावर होती है। फिर उसके बाद हमारी जुडिशरी होती है, जजेस होते हैं। मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ में पावर शेयरिंग जो है अलग अलग फॉर्म्स में आती है। तो किस किस फॉर्म में पावर शेयरिंग होती है ये आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या क्या है। पहला फॉर्म है पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अलग अलग ऑर्गन्स जो होते हैं गवर्नमेंट के उनके बीच में पावर को शेयर किया जाता है, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। पावर को कैसे कैसे शेयर किया जाता है, एक तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इनके बीच में पावर को शेयर किया जाता है। लेट अस कॉल दिस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। आप लोगों से एग्जाम में MCQs की फॉर्म में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में याद कर लो, रट लो इसे, कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी आते हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ये एक ही लेवल पर, जैसे कि ये सपोज करो ये एग्जीक्यूटिव है, ये लेजिस्लेचर है और यहीं पर जुडिशरी है, मतलब सेम, सबकी पावर बिल्कुल बराबर होती
होती है। और ये वाला जो तरीका होता है ना, इसको हम लोग चेक्स एंड बैलेंस का मेथड भी कहते हैं, मेथड ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। horizontal distribution of power because it allows different organs of government placed at same level to exercise different powers। तो अलग अलग पावर होती है, लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है उस लॉ को इम्प्लीमेंट करना, जुडिशरी का काम होता है लोगों की प्रॉब्लम्स को, जो केसेस वगैरह हो जाते हैं उसको सॉल्व करना और ये देखना कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव सही से लॉज बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, है ना। तो एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस भी होता है, बैलेंस ऑफ पावर इसमें आता है। तो पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ये होता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ये किस में होता है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। तो सच सेपरेशन इंश्योर्स दैट नन, मतलब ये जो होता है ना हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जिसमें वेरियस ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के पास पावर होती है, इसमें हर ऑर्गन दूसरे पर चेक लगाता है और इससे बैलेंस ऑफ पावर होती है अलग अलग इंस्टीट्यूशन के बीच में। लास्ट ईयर हम लोगों ने देखा था 9th क्लास में कि डेमोक्रेसी में मिनिस्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, वो अलग अलग पावर एक्सरसाइज करते हैं और पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज़ को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कि MP MLA जो भी काम करते हैं उनको जवाब देना होता है असेंबली में जाकर के कि उन्होंने क्या काम किया है, लोगों को भी जवाब देना होता है इलेक्शंस के टाइम पर। सिमिलरली जजेस को एग्जीक्यूटिव, यानी कि जजेस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, राइट। तो एग्जीक्यूटिव हैं प्रेसिडेंट, they can check the functioning of executive or laws made by legislature. This arrangement is called the system of check and balance। तो check and balance का सिस्टम लगता है किसमें? जब हमारी पावर शेयर होती है बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और ये होता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। नेक्स्ट आता है पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट गवर्नमेंट लेवल्स। तो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, फिर आता है स्टेट गवर्नमेंट और फिर आता है लोकल गवर्नमेंट। जैसे कि लोकल गवर्नमेंट में आता है म्यूनिसिपैलिटीज़ और पंचायती इलेक्शंस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हम लोगों ने देखा था इससे पहले वाला था हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, और ये होता है वर्टिकल, ये होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ऊपर होता है सेंट्रल, ठीक है, फिर स्टेट और फिर उसके बाद होता है लोकल। सेंट्रल, स्टेट और लोकल, सेंट्रल स्टेट लोकल गवर्नमेंट होती हैं, और इसको पावर के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग कहते हैं कि ये होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल्स। अ जनरल गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री, एक पूरे देश के लिए कंट्री, मतलब पूरे देश के लिए एक गवर्नमेंट होती है जिसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है, और हमारी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। सच जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज़ यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर फेडरल गवर्नमेंट भी इसको कहते हैं, और इंडिया में हम इसको सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। यूएस में इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट कहा जाता है। गवर्नमेंट प्रोविंशियल लेवल पे होती है जिसको हम लोग स्टेट गवर्नमेंट या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कहते हैं, और इंडिया में 3rd लेवल गवर्नमेंट है जिसको हम लोग लोकल लेवल कहते हैं, है ना। काफ़ी सारे देशों में ये लोकल लेवल वाली 3rd लेवल नहीं होता है, बट जैसे कि हमने देखा था ना कि बेल्जियम में भी था जिसको हम लोग कम्युनिटी गवर्नमेंट बोल रहे थे। 3rd लेवल गवर्नमेंट जो थी बेल्जियम में उसको हम कम्युनिटी गवर्नमेंट बोल रहे थे। इंडिया में हम उसको म्यूनिसिपैलिटीज़ या फिर पंचायत बोलते हैं। श्रीलंका में क्या थी? कोई 3rd लेवल नहीं थी। दिस इज़ कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। तो जैसे कि 3 लेवल या फिर 2 लेवल में अगर पावर डिवाइड होती है तो उसको हम लोग कहते हैं कि भाई ये तो फेडरल डिवीजन ऑफ पावर है। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट सच एज म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत। तो म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत 3rd लेवल ऑफ गवर्नमेंट में होता है। इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ये हमने देख लिया था। इससे पहले वाली हॉरिजॉन्टल थी जिसमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी आता है। ये 3 लेवल है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं कि ये क्या है? ये है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब आता है पावर में ऑल्सो भी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में भी हो जाती है, अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्ट था डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, सेकेंड था डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, अब 3rd आता है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप। अलग अलग भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर भी होती है ना, जैसे कि कम्युनिटी गवर्नमेंट थी बेल्जियम में। ये गुड एग्जाम्पल है डिफरेंट सोशल ऑर्गन्स का, सोशल ग्रुप का, है ना। इन सम कंट्रीज़ देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट, जहाँ पे काफ़ी सारी कंट्रीज़ में ऐसे अरेंजमेंट होते हैं जहाँ पे वीकर सेक्शन जो होती है सोसाइटी की, जैसे कि विमेन और अलग कास्ट ग्रुप्स, उनको लेजिस्लेचर में और एडमिनिस्ट्रेशन में रिजर्वेशन दिया जाता है जिसको हम लोग रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। जैसे कि हमारे देश में जो लोकल लेवल है, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी में विमेन को 33% का रिजर्वेशन दिया गया है। इस टाइप की जो गवर्नमेंट होती है, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मेंट टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप्स
who otherwise would feel alienated from the government। तो जो कमज़ोर वर्ग होते हैं समाज के, उनको भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, भागीदारी दी जाती है ताकि वो भी इलेक्शन लड़ सकें और जीत सकें। ये मेथड क्या होता है? दिस मेथड इज़ यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ फेयर शेयर इन पावर। तो जो कम संख्या में होते हैं, जो नॉर्मली नहीं जीत सकते, उनके लिए रिजर्वेशन दे दिया जाता है ताकि अलग अलग डाइवर्सिटीज़ को, भिन्नताओं को, समाज की जो भिन्नताएं हैं उसको सरकार में भी लाया जा, मतलब सरकार में भी एक रोल दिया जा सके ताकि वो अपने समाज के मतलब समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम कर सकें। तभी तो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ में विमेन को रिजर्वेशन दिया जाता है ताकि विमेन आएंगी लीडर्स बन के, तो वो आगे दूसरे विमेंस के लिए भी काम करेंगी। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन ऑल्सो बी सीन इन अ वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। चौथा क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स के फॉर्म में भी हम लोगों को पावर शेयरिंग देखने को मिलती है। जैसे कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जब पावर में आती हैं तो उनके बीच में पावर शेयर करनी पड़ती है। जैसे कि कोलिशन गवर्नमेंट, कोलिशन का मतलब होता है मिलीजुली सरकार। देखिए कई बार क्या होता है, एक सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो बहुत सारी पार्टियाँ मिल करके आती हैं साथ में और मेजॉरिटी बनाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि भाई महागठबंधन वाली जो चीज़ चलती है, डेमोक्रेसी में सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर्स फॉर पावर इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसीज। जो आजकल डेमोक्रेसी हमारी चल रही है, दिस टेक्स फॉर्म द कंपटीशन अमंग डिफरेंट पार्टीज़, है ना। तो लॉन्ग रन में पावर कई बार पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में शेयर हो जाती है और कई बार अलाइंस बनती हैं, इकट्ठे होकर के कोलिशन गवर्नमेंट बन जाती है, वो मिलकर के पावर शेयर करती है। काफ़ी सारे इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं जैसे कि ट्रेडर, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स, वो भी पावर शेयर करते हैं, है ना, और इन्फ्लुएंस डालते हैं। जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, फार्मर्स हो गए। जैसे कि फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वो क्यों चल रहे हैं? ताकि वो अपनी बातें मनवा सके। तो यानी कि पावर शेयर कर रहे हैं ना, वो दबाव डाल सकते हैं सरकार पर। तो पॉलिटिकल पार्टी ये प्रेशर ग्रुप में आ जाएंगे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बाकी काफ़ी सारे सोशल मूवमेंट होते हैं जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, कि भाई डैम इस तरीके से बनाओ कि ज़्यादा लोगों को वहाँ से हटाना ना पड़े। तो ये सब होते हैं सोशल मूवमेंट्स जिससे हम लोग पावर शेयर करते हैं अलग अलग टाइप्स में। तो ये 4 फॉर्म्स हो गए। एक हम लोगों ने देखा था वेरियस ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, वेरियस लेवल ऑफ गवर्नमेंट और बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, और फिर आता है पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट। ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू।